गुड मॉर्निंग 7th क्लास बच्चों। यहाँ पर हमारे ज्योग्राफी में 5th चैप्टर जल चल रहा है। जल के अंतर्गत आपने जल के विभिन्न स्रोतों का अध्ययन किया, जल चक्र का अध्ययन किया, जिसमें महासागर, आपका वायुमंडल और फिर वर्षण की क्रिया, जिसमें वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण की प्रक्रिया को आपने अच्छे से समझा था। फिर आपके द्वारा जल का वितरण किया गया अध्ययन, जल का वितरण किस प्रकार से हमारी पृथ्वी पर पाया जाता है। आज आपके द्वारा महासागरीय परिसंचरण का अध्ययन किया जाएगा। महासागरीय परिसंचरण के अध्ययन से के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या आप जानते हैं, पहले उसके बारे में बताया जा रहा है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। अब आपके द्वारा महासागरीय परिसंचरण का अध्ययन डिटेल में किया जा रहा है बेटा। यहाँ पर आपके द्वारा दिखाई दे रहा होगा सभी बच्चों को, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने पर कुछ जादुई सी अनुभूति होती है, क्योंकि हम जब समुद्र के किनारे पर वहाँ के मिट्टी पर चलते हैं तो हमें वहाँ की बालू मिट्टी जो होती है वो नम लगती है। नम मतलब गीली गीली सी लगती है। ठंडी पवन वहाँ पर चल रही होती है। समुद्री पक्षी दिखाई देते हैं। वायु में लवणीय गंध, क्योंकि समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा होता है, लवण युक्त होता है, तो उसकी एक स्मेल सी हमारे नाक में आ रही होती है। लहरों का संगीत सुनाई दे रहा होता है और ये सब चीज़ें सम्मोहित करने वाला प्रतीत होता है। ताल और झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा ही गतिमान रहता है, उसमें गति पाई जाती है, ये कभी भी शांत नहीं रहता है। महासागरों की गतियों को इस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। महासागर में पाई जाने वाली जो गति है, इसको 3 भागों में बांटा जाता है। एक को कहते हैं तरंगें, दूसरे को कहते हैं ज्वार भाटा और तीसरे को कहते हैं धाराएं। यहाँ हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों। यहाँ पर आपके देखो, पहले आपके क्या आप जानते हैं उसी का अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ पर आपके क्या आप जानते हैं, जब समुद्री सतह पर पवन चलती है तब तरंगें उत्पन्न होती है, मतलब पवनों के कारण ही तरंगों की व्युत्पत्ति होती है। जितनी तेज हवा चलती है तरंग उतनी ही बड़ी होती जाती है। एक और नॉलेज दे रखी है सुनामी के बारे में। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ पोताश्य तरंगे होता है, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्य नष्ट हो जाते हैं। पोताश्य बोलते हैं उन बंदरगाहों को जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं या उतरते हैं। अब हमारे द्वारा इन्हें सुनामी लहरों को एक और नाम से जो जाना जाता है उसे कहते हैं पोताश्य तरंगे। अब बच्चों हमारे द्वारा आज तरंगों का अध्ययन किया जा रहा है। तरंगे जो अभी अभी आपने क्या आप जानते से पढ़ा कि इनकी व्युत्पत्ति मुख्य रूप से पवन की गति और पवन की दिशा से होती है। तरंगों के बारे में पढ़ रहे हो आप। समुद्री तट पर गेंद से खेलते समय जब गेंद जल में गिर जाती है तो क्या होता है, ये दृश्य बहुत ही मनोरंजक होता है। कैसे कि जब तरंगों के साथ गेंद तट पर वापस लौट आती है। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता और गिरता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। बच्चों ये लाइन नोट कर लेना। यहाँ पर देखो आपके चित्र बना हुआ है। इस तरह से किनारों पर इस तरह की तरंगे उठती और चलती रहती हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं बच्चों। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। तूफान जब आता है, तेज़ गति से हवाएं चलने लगती हैं, उस समय क्योंकि पवनों के कारण ही तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो तरंगें भी विशाल हो जाती हैं। इसके कारण अत्यधिक विनाश भी हो जाता है। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार और भूजल के नीचे भूसंकलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित हो जाता है। मतलब विस्थापित से मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं। इन्हें सुनामी कहा जाता है। अब तक की सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापी गई है। ये तरंगें 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक गति से चलती हैं। भारत में 2004 के सुनामी से भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अत्यधिक विनाश हुआ था। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट तो डूब ही गया था।
ये जो इंदिरा पॉइंट आपके बात की जा रही है बच्चों, ये इंदिरा पॉइंट जो है आपके मुख्य रूप से, ये इंदिरा पॉइंट जो है मुख्य रूप से दक्षिण भारत के अंदर आपके लास्ट पॉइंट है, जहाँ पर भारत की सीमा अंतिम रूप से, भारत अपनी सीमा में जिसे सम्मिलित करता है, जिस एरिया को, या भारत की भौगोलिक सीमा में जो एरिया सम्मिलित है, वो लास्ट पॉइंट दक्षिण भारत में इंदिरा पॉइंट कहलाता है। यहाँ पर अपन ये जो 2004 में 26 दिसंबर 2004 में भारत में सुनामी आई थी, इसके बारे में डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं। कहाँ कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, भूकंप की सहायता से कैसे पानी विस्थापित हुआ था, और फिर इसकी गति क्या थी, इसने समुद्री किनारों पर कितना विनाश किया था, कौन कौन से तट मुख्य रूप से प्रभावित हुए थे, इन सब की जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों अथवा पोताश्य तरंगों के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। ये तरंगें उस भूकंप का परिणाम थी जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिमी सीमा पर था। इस भूकंप की रिक्टर तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 9.0 मापी गई। भारतीय प्लेट वर्मा प्लेट के नीचे धंस गई थी। समुद्र तल में अकस्मात गति उत्पन्न हो गई, इस कारण यह भूकंप आया था। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था और नीचे की दिशा में झुक गया था। इस विस्थापन के कारण निर्मित अंतराल को भरने के लिए विशाल मात्रा में महासागरीय जल उस ओर बढ़ने लगा था। फलस्वरूप दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्र तटों से जल हटने लगा। भारतीय प्लेट के वर्मा की प्लेट के नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लौटा। ये सुनामी लगभग 800 किलोमीटर घंटे की गति से आया था। इसकी तुलना व्यावसायिक वायुयानों की गति से की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप हिंद महासागर के कुछ द्वीप पूर्णतः डूब गए थे। भारतीय सीमा का ध्रुव जो दक्षिणी ध्रुव है, इंदिरा पॉइंट जो है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित, पूरी तरह से डूब गया था। जब सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से तरंगें सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह और श्रीलंका की ओर बढ़ रही थी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बच्चों, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबको ऊपर। श्रीलंका की ओर बढ़ी तरंगों की लंबाई कम हो गई। जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इसकी गति भी 700 से 900 किलोमीटर घंटे से 70 किलोमीटर घंटे तक कम हो गई। समुद्र तटों से सुनामी की तरंगें 3 किलोमीटर तक की गहराई तक गई थी। इसके फलस्वरूप 10,000 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और 1 लाख से अधिक घर प्रभावित हो गए थे। भारत में आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र या प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। यद्यपि पहले से ही भूकंप का अनुमान लगाना संभव नहीं है, फिर भी बड़ी सुनामी के संकेत 3 घंटे पहले ही मिल सकते हैं। प्रशांत महासागर में प्राथमिक चेतावनी की ऐसी प्रणालियां विकसित की हुई हैं, क्रियाशील हैं, जिनसे पहले ही पता लग जाता है कि सुनामी आने वाली है। लेकिन हिंद महासागर में ये सुविधाएं नहीं हैं। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी कभी कभी ही हो आती है, क्योंकि यहाँ भूकंपीय क्रियाएं बहुत कम पाई जाती हैं। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये आपके उस सुनामी के विनाश के चित्र हैं जो तमिलनाडु के तट पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखो मकान, पेड़ पौधे, सब बिल्डिंग्स, सब पानी पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है बच्चों। दूसरा चित्र भी लगभग इसी तरह से समुद्र के किनारे पर तबाही को दर्शा रहा है। चित्र के नीचे से अध्ययन कर रहे हैं। दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के तटों पर भारी तबाही मचाई थी, वह पिछले कई 100 वर्षों की सर्वाधिक विनाशकारी सुनामी थी। हिंद महासागर में निरीक्षण, आरंभिक चेतावनी की प्रणालियां और हिंद महासागर के तटीय निवासियों की जागरूकता की कमी के कारण जीवन और संपत्ति की अत्यधिक क्षति हुई थी। जब ये सुनामी आने का प्रथम संकेत यह होता है कि तटीय क्षेत्रों से जल में तेज़ी से कमी आने लगती है और फिर विनाशकारी तरंगें उठने लगती हैं। जब हमारे तट पर ऐसा दिखाई दिया या ऐसा हुआ था, तो लोग ऊंचे स्थानों पर ना जाकर उस अचंभे को देखने के लिए तट पर एकत्र होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप जब सुनामी की विशाल तरंग आई, तो बड़ी ही संख्या में उत्सुक खड़े दर्शकों की मृत्यु हो गई। इस तरह से
ये जो तरंग सुनामी के रूप में 2004 में भारत में आई थी, वो कई 100 वर्षों की विनाशकारी तरह सुनामी मानी जाती है और उससे भारत के समुद्री तटों पर बहुत अधिक विनाश हुआ था। थैंक यू बेटा, कल आगे का अपने द्वारा अध्ययन किया जाएगा।